और किसी हिंदू ने भी नहीं दिया इस तरह का स्टेटमेंट किया अजान से। ये सिर्फ संघी हैं, हम हिंदू, हमारे मुल्क के हिंदू भाई हमारे बिल्कुल अजीज़ हैं और हम उनके लिए अजीज़ हैं। ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर का मतलब ये नहीं होता है कि 99 साल की लीज पे आ गई। इंडिया इज़ इंडिपेंडेंट एंड इंडिया विल रिमेन इंडिपेंडेंट। इंडिया 75 साल से आज़ाद है और करते तो खुद हैं। पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जानती है कि मोदी जी से ज़्यादा बड़ा कोई झूठा है ही नहीं दुनिया में इस वक्त आज की तारीख में। ये तमाचा मारा है कंगना रनौत ने उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को हुए और जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो आज़ादी के लिए लड़े। उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया, इस पर तो हिंदुस्तान में जो अभी मोदी सरकार चल रही है उसका कंडेम करना चाहिए था उन सारे लोगों को। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जितने मिनिस्टर्स हैं, जितने लीडरान हैं, सबको कंडेम करना चाहिए था और ये पद्मश्री वापस लेना चाहिए था। नमस्कार, मैं हूं फिरोज और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सोशल एक्टिविस्ट है, काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इनका नाम हम नहीं बताना चाहेंगे, अब मैं खुद ही इनसे पूछना चाहता हूं। मेरा नाम सैयद मुबीन हसन है और मैं ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का मेंबर भी हूं। और जैसा कि आपने कहा, जो मुझसे हो पाती है मैं अपनी सोसाइटी के लिए जो हो पाता है मैं करता हूं। सर, सवाल आपसे ये है कि अभी टाइम्स नाउ के इंटरव्यू में एक बॉलीवुड की काफ़ी चर्चित अभिनेत्री कंगना रनावत ने एक स्टेटमेंट दिया है कि देश को जो 1947 में आज़ादी मिली है वो आज़ादी नहीं भीख थी, असल आज़ादी 2014 के बाद मिली। इस पे क्या कहते हैं? देखिए, आपने कहा कंगना रनौत की बात की, वो टाइम्स नाउ पे उन्होंने 2-4 दिन पहले पद्मश्री मिलने के बाद एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने ये बात कही है। मैंने भी देखा है वो इंटरव्यू उनका। तो कंगना रनौत, आपने कहा चर्चित हैं, कंट्रोवर्शियल भी हैं। और कंगना रनौत जैसे लोगों के पास असल में ये कुछ खुद तो कर पाते नहीं हैं, कुछ कर नहीं पाई अपने इस पे। तो खैर, उनका ये स्टेटमेंट है। जो मुद्दे की बात है वो ये है कि इन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया है और वो भी पद्मश्री जैसे अवार्ड, हिंदुस्तान की वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड सोशल अवार्ड जो है, उसको हासिल करने के बाद इस तरह का स्टेटमेंट देना तो बहुत ही डिप्लोरेबल है। और देखिए, इन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया, इस पे तो हिंदुस्तान में जो अभी मोदी सरकार चल रही है उसका कंडेम करना चाहिए था उन सारे लोगों को। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जितने मिनिस्टर्स हैं, जितने लीडरान हैं, सबको कंडेम करना चाहिए था और ये पद्मश्री वापस लेना चाहिए था, क्योंकि ये तौहीन है 1857 क्या उससे पहले 1800 से, जब से ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की हिंदुस्तान की आवाम ने, उनके दमन की पॉलिटिक्स, दमन राज से, तो उन सारे आज़ादी के मतवालों और आज़ादी के हीरो जो हमारे गुजरे हैं, जैसे आप अगर नाम लेके मैं कहूँ तो मंगल पांडे जी हैं, वो लक्ष्मीबाई हैं, आप अशफाकुल्ला ख़ान हैं, आप गंगाधर तिलक हैं, लाजपत राय हैं, और उसके बाद गांधी जी की एंट्री होती है। और मतलब फॉर दैट सेक आप बड़े बड़े नाम हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोगों के तो आज़ाद हैं, भगत सिंह हैं, अशफाकुल्ला ख़ान हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हैं। मतलब लातादाद लोगों ने अपनी जान, अपना वक्त, अपनी पूरी ज़िंदगी हिंदुस्तान को आज़ाद करने में, अंग्रेज़ों के हाथ से आज़ादी लेने में गुजार दी। ये तमाचा मारा है कंगना रनौत ने उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को हुए और जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो आज़ादी के लिए लड़े, अपने घर दरबार सबको छोड़ के, अपनी औलादों की फ़िक्र की, हमारे लिए उन्होंने एक्चुअली कंगना रनौत के लिए उन्होंने हासिल की आज़ादी अंग्रेज़ों के हाथ से। और आज वो ये स्टेटमेंट दे रही हैं, आप समझ सकते हैं। उनका तो ये पद्मश्री अवार्ड नेक्स्ट मोमेंट ले लेना चाहिए था वापस प्रेसिडेंट साहब को। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जिस तरीके से ये बेतुका उन्होंने बयान दिया, तो इनके ऊपर देशद्रोही का एफआईआर होना चाहिए। अभी तक पक्षधारी या विपक्ष किसी ने अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठाया, तो क्या देश भी यही चाहता है कि? देखिए, विपक्ष तो जैसे ही ये स्टेटमेंट आया तब से विपक्ष के सारे लीडरान, कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और मतलब पूरी तरह से कंडेम किया है इस स्टेटमेंट को, और ये कंडेम करने के काबिल भी है। एक्चुअली हैरत की बात यह है कि सरकार में बैठे हुए लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया, जो कि बहुत हैरत अंगेज़ बात है। ये देखिए, ये मुल्क के चेहरे पे, मुल्क के मुंह पे एक बहुत ज़बरदस्त तमाचा मारा है कंगना रनौत। आप देखिए, इन्होंने पिछला जो स्टेटमेंट दिया था वो क्या, जो कंट्रोवर्सी में ये आई वो था कि मुंबई को इन्होंने पीओके से कंपेयर कर दिया था।
तो मोदी सरकार ने क्या किया, इन्हें Y+ सिक्योरिटी दे दी। अब पद्मश्री दिया तो आज़ादी को भीख में का स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने, और 2014 में तो एक्चुअली वो पूरी तरह से ये स्टेटमेंट उनका गलत भी नहीं है, आधा सही है आधा गलत है। जो पहले वाला भीख वाली बात है वो बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। और सर एक मैं रोकना चाहूँगा, इस तरीके से अगर गलत बयानबाजी हुआ तो हमारे जो आने वाले जनरेशन है इस पर क्या असर पड़ेगा? वो तो अभी सुनेंगे तो अभी को पर जिस तरीके से हमें हमारे टीचर ने पढ़ाया कि देश को आज़ादी 1947 में मिला, हमें पता 1947, लेकिन जो आने वाले जनरेशन है इनको हम बताएंगे 2014 के बाद मिला, तो वो तो ये सीखेंगे, तो इस पर क्या? नहीं देखिए, ये कोई ख़ास इन स्टेटमेंट्स का कंगना रनौत की एक्चुअल पोजीशन क्या है सोसाइटी के अंदर, उनके स्टेटमेंट से हिस्ट्री तो नहीं बदल जाएगी, हिस्ट्री विल रिमेन सेम। जो हिस्ट्री है, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स रहेंगे, लेकिन एक ये सोसाइटी के अंदर डिवाइड करने का और एक कंट्रोवर्सी पैदा करके, और तो ये आधा मैं कह रहा था जो कि आधा स्टेटमेंट गलत है। जो भीख में आज़ादी मिली, बहुत लोगों ने अपनी जान, अपना माल, अपना सब कुछ कुर्बान किया, तो ये मुल्क आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। आधा सही है, संघियों को आज़ादी 2014 के बाद मिली है। संघियों के लिए जो कंगना रनौत हैं उनकी आज़ादी सही में 2014 में उनको मिली आज़ादी, तो आधा सही है और आधा बिल्कुल ही गलत है। आधे में वो सही है, उनको आज़ादी, लेकिन ये आज़ादी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। ये कंगना रनौत को मेरा पैगाम पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं कोशिश करूंगा और आप भी कोशिश कीजिए कि कंगना रनौत तक ये पहुंच जाए मैसेज मेरा, कि ये आज़ादी जो है ना, ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगी जो 2014 में मिली है, बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। और जो 1947 की आज़ादी है ना, वो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के लिए क़यामत तक रहेगी। सर एक चीज़ और, लल्लन टॉप के एक शो में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता इसी तरीके से बेतुका बयान देते हैं कि 1947 में जो आज़ादी मिली वो आज़ादी नहीं, 99 साल के लिए लीज पे दिया गया। इसको क्या कहते हैं? हाँ देखिए, एक्चुअली 1947 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ, जो कि अंग्रेज़ हुकूमत में थे। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने उनके ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी और हमें उन्हें मजबूर किया अंग्रेज़ों को कि वो हमारा मुल्क छोड़ के अपने मुल्क वापस जाएं, ठीक है। तो उस टाइम में अंग्रेज़ों ने अपने हाथ से हुकूमत, हमारे जो उस वक्त के बुज़ुर्ग लीडर्स थे जो पहली कतार में थे, गांधी जी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन जैसे लीडरान के हाथ में अपनी सत्ता को सौंप दिया, तो उसको कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ पावर। फिर हमारे इन लीडरान ने ये सबसे पहले ये तय किया कि ये जो इंडिया है, जो भारत है हमारा, ये एक मजहबी मुल्क नहीं बनेगा। क्योंकि एक दिन उस वक्त एक और हादसा हुआ था, मैं हादसा कहूँगा क्योंकि मुल्क का बंटवारा हुआ था, तो वो एक मज़हब की बुनियाद पर एक मुल्क बना था जिसे पाकिस्तान कहते हैं। तो इंडिया जो था, उसके जो लीडरान थे, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इंडिया का कोई मज़हब नहीं होगा, इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, ठीक है। ये पहला फ़ैसला लिया गया। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए कायदे कानून होने चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, जिसने 3-3.5 साल का वक्त लिया, और अंबेडकर जी के नेतृत्व में, चेयरमैनशिप में 200-250 मेंबर्स की कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। फिर उसके बाद एक एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉ था, डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होने थे, इलेक्शन हुआ, और जनरल इलेक्शन के बाद यहाँ की आवाम ने, हिंदुस्तान की आवाम ने नेहरू जी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी को हुकूमत सौंप दी। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर का मतलब ये नहीं होता है कि 99 साल की लीज पे आ गया। इंडिया इज़ इंडिपेंडेंट एंड इंडिया विल रिमेन इंडिपेंडेंट। इंडिया 75 साल से आज़ाद है, और इंडिया अगले जब तक क़यामत आ जाएगी, जब तक इस दुनिया में दुनिया रहेगी, इंशाअल्लाह ये आज़ाद ही रहेगा, ठीक है। तो ये इनके पास तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये लोग समझते हैं कि इनको नॉलेज नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे मुद्दे की बात यह है कि ये जितने ये मोदी के साथ लोग हैं, या मोदी हुकूमत है, या हुकूमत में हैं, या उनके साथ जुड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जब स्टेटमेंट देती हैं, मोदी जी देते हैं, तो लोगों को लगता है कि अरे बेवकूफ़ आदमी है, इसको मालूम नहीं है। नहीं, ये स्टेटमेंट जानबूझ के देते हैं ताकि वो कंट्रोवर्सी राइज हो। आप क्या समझते हैं रनौत ने? तो जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इस तरह का बेतुका बयान देते, तो इनके ऊपर FIR क्यों नहीं होती है?
हाँ, FIR नहीं होती है क्योंकि इनसे भाई जब हुकूमत है, FIR कौन करेगा? सिस्टम करता है। सिस्टम जब सिस्टम ही चाह रहा है कि इस तरह की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आते रहें वक्फा बवक्फा, तो आप बताइए कि कौन करेगा? FIR तो उसके ऊपर होगी ना जो इसको रोकने की कोशिश करेगा। इसका मतलब साफ है कि मतलब उन्हीं उन्हीं की तरफ से मतलब कहवाया जा रहा है। बिल्कुल 100%, इसमें कहीं कोई शुबहा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो भी मामलात हो रहे हैं 2014 से और आज तक और जब तक ये हुकूमत रहेगी, जो भी स्टेटमेंट आए, जिस सेक्शन से भी आए, इनके जुड़े हुए किसी ऑर्गेनाइजेशन से आए, इनके लोगों से आए, सब गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है और ये कंट्रोवर्सी पैदा करवाते हैं। और उसकी बुनियाद पे इनको एक खिलौना मिला हुआ है, हिंदुस्तान का मुसलमान, और इनको इससे मतलब नहीं है मुसलमान जी रहा, मर रहा, खुश है, गमगीन है, इससे मतलब नहीं है। इनको सिर्फ मतलब है कि मुसलमान जो है उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दिलवाओ, और जो इनके 30, 35, 40% लोग हैं वो इसमें खुश हो जाते हैं। और इनका जो वोट बैंक बना के रखा हुआ इन्होंने, ये कहते हैं ना कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की। एक्चुअली तुष्टीकरण की जो राजनीति कर रहा है वो भाजपा और संघ है, ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि ये मेजोरिटी को जो है एक बैंक बना रहे हैं, वोट बैंक बना रहे हैं। माइनॉरिटी जो है उसके वोट से हुकूमत हिंदुस्तान की बनती या बिगड़ती नहीं है। ठीक है, माइनॉरिटी का भी एक अपना जगह है, जब डेमोक्रेसी में हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की अपनी अपनी अहमियत होती है। लेकिन एक्चुअली अगर मेजॉरिटी एक बैंक बन जाए, वोट बैंक बन जाए, और अगर जिसके फेवर में वो चला जाएगा तो वो हमेशा फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि 80% के मुकाबले 20% का कोई मानी मतलब नहीं है। तो ये एक्चुअली तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति तो संघ वाले करते हैं, बीजेपी कर रही है। ये तो इल्ज़ाम लगाते हैं, जो काम ये करते हैं आप गौर कीजिएगा जब, तो आप पाएंगे कि जैसे मोदी जी झूठ बोलते हैं तो ये कहते हैं खूब झूठ बोलो, खूब झूठ बोलो, खूब झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो। या कांग्रेस के लीडर्स के बारे में कहते हैं इतना झूठ बोलो कि सच लगने लगे। करते तो खुद हैं, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जानती है कि मोदी जी से बड़ा कोई झूठा है ही नहीं दुनिया में इस वक्त, आज की तारीख में। मैं लीडर ही नहीं, किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट नहीं, मैं कहता हूँ पूरे मुल्क में नहीं होगा, पूरी दुनिया में नहीं होगा इतना बड़ा झूठा जितने बड़े झूठे मोदी जी हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं, दूसरे को कहते हैं खूब झूठ बोलो, खूब झूठ बोलो, खूब झूठ बोलो। तो ये इनकी खसूसियत ये भी है कि जो ये होते हैं वो ये दूसरे पर पहले इल्ज़ाम रख देते हैं। अब आप क्लैरिफाई करते हैं। मोदी जी का झूठ लोगों को अच्छा लगता है, जब भी तो वो झूठ बोलते हैं। अभी तो मोदी भक्ति बहुत है। देखिए, अब झूठ अच्छा लगने की जहाँ तक बात है, मोदी जी ही किसी को अच्छे नहीं लगते हैं, इनके वोटर्स को भी अच्छे नहीं लगते हैं। मैं बता रहा हूँ हकीकत, बिल्कुल ज़मीन की बात, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। लेकिन ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिनके दिल में हसद है, जो बरसों बरस की कुंठा है, तो उन लोगों को लग रहा है कि मोदी जी जब तक हुकूमत में हैं तो हम मुसलमान को हिंदुस्तान में चैन से नहीं रहने देंगे। और वो लोग आगे बढ़ के वक्फा या तो जिसकी ताकत स्टेटमेंट देने की है वो स्टेटमेंट दे देता है, कभी अजान पर, कभी नमाज पर, कभी किसी चीज़ पर, कभी किसी चीज़ पर। जिसकी ताकत तलवार चलाने की है वो किसी 10 लोग मिल के किसी मुसलमान को देखा होगा पीट दे रहे हैं या कत्ल कर दे रहे हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है या पुलिस है वो मिल के दंगाइयों के साथ मिल के मस्जिदें तोड़ दे। तो मोदी जी ही ऐसा नहीं है कि झूठ बोलने वाला किसी को नहीं पसंद होता है। आप अजान की बात करें तो मुझे एक चीज़ याद आ गई। अभी परसों ही साध्वी जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि 5 मिनट के अजान की वजह से हमारा नींद खराब हो जाता है। तो मतलब ये क्या है, 5 मिनट में किसी का नींद खराब हो सकता है? नहीं, देखिए, तो ठीक है ना, तो आप सिविल कोड की बात करते हैं ना, आप लाउड स्पीकर किसी भी धार्मिक जगह पर हिंदुस्तान में बैन कर दीजिए, ख़त्म हो गई बात। हम तो अजान और नमाज तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम तो मुसलमान हैं, अजान भी होगी, नमाज भी पढ़ेंगे, बिना लाउड स्पीकर के पढ़ लेंगे, मसला नहीं है। लेकिन सिर्फ मुसलमान ही क्यों लाउड स्पीकर नहीं लगाए? सही सवाल है। की होती है। हमने तो कभी किसी मौलाना, किसी मुस्लिम लीडर ने ये स्टेटमेंट आपने सुना आज तक? 1947 से लेके अभी तक, आज की तारीख तक, अभी के वक्त तक किसी मुस्लिम लीडर ने दिया स्टेटमेंट? और किसी हिंदू ने भी नहीं दिया इस तरह का स्टेटमेंट कि अजान से। ये सिर्फ संघी हैं, हम हिंदू, हमारे मुल्क के हिंदू भाई हमारे बिल्कुल अजीज़ हैं और हम उनके लिए अजीज़ हैं। हम लोग ज़मीन पे चलते हैं तो हम उस हिसाब से असेसमेंट करेंगे। हम जो सोशल मीडिया या जो मीडिया दिखाएगी उस पर हम लोग नहीं अपने रिएक्शंस और एक्शंस लेते हैं, करेंगे। हमारा यही, मैंने अभी 2-4 दिन पहले भी एक इंटरव्यू हमारा हुआ था, हमने यही बात कही, इस मुल्क का न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, न सिख बुरा है, न ईसाई बुरा है।
कोई बुरा नहीं है। हम लोग मार्केट जाते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, हमारी डीलिंग्स हैं। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं बिज़नेस करता हूँ, मेरा हिंदू से राब्ता भी पड़ता है, मेरा सिख से भी पड़ता है, मुझे भी अपनी ज़रूरत के तहत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके पास जाना होता है। तो कहीं भी मुझे ये चीज़ नहीं नज़र आती है। ये प्रोपेगेंडा परसेप्शन जो संघियों ने बनाया है कि हिंदुस्तान के हिंदू नहीं चाहते हैं अजान या सड़क पे नमाज या कुछ भी, ये हिंदुस्तान के हिंदू नहीं चाहता है, ये संघी नहीं चाहते हैं। ये जो संघी है ना, इनको एक मौका मिला है, अल्लाह ताला ने इनको मौका दिया है, ठीक है, वो ठीक है, हमें उससे कोई ये नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म भी है कि अगर तुम्हारे ऊपर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दूं तो तुम, वो मेरी मसलियत है कि मैंने मुसल्लत किया है, तुम अपनी इस्तात के मुताबिक अपनी आवाज़ को बुलंद करो, उसको बुरा समझो, उसको बुरा कहो। अगर तुम्हें ताकत है तो उससे, जिस तरह की ताकत मैंने तुम्हें दी है, उस ताकत से उसको, यहाँ तक कि हुकूमत को पलटने की कोशिश करो। तो जालिम हुक्मरान है, मर्ज़ी से उसी के है, लेकिन जालिम है। लोगों का कत्ल होता है, उसका ट्विटर हैंडल बंद हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, ठीक है। किसानों पे गाड़ी चढ़ जाती है, ट्विटर हैंडल काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो जालिम ही कहा जाएगा ना ऐसे हुक्मरान को। तो हमारा काम है, हमें अल्लाह ने आवाज़ बुलंद करने की ताकत दी है। मैं जब मौका मिलता है मैं बुलंद करता हूँ अपनी आवाज़। तो सर सवाल तो बहुत है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को शेयर करें, और यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें।